नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया एसएससी जीडी मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आज के मॉक टेस्ट के हमारे प्रश्न हैं तो आप मेरे साथ जुड़ेंगे और जो आज के प्रश्न हैं तो आप उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़ें और जो आज के प्रश्न हैं उनको देखें और फिर आप सभी हल करने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। तो इसमें आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इसमें, धनुर्वेद, गंधर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद। तो आप बताएंगे कमेंट करके कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। बताएं जी, कमेंट करके बताएं ऋग्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद, गंधर्वेद, शिल्पवेद या आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है बताएंगे सभी। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आंसर आपका क्या होगा, ऋग्वेद का उपवेद क्या है आपका आयुर्वेद। क्या है ऋग्वेद का उपवेद, आयुर्वेद। आप एक तालिका बना सकते हैं, जैसे एक तरफ तो हो जाएगा आपका वेद और एक तरफ हो जाएंगे आपके उपवेद, वेद और एक तरफ क्या हो जाएगा आपका उपवेद, वेद और उपवेद। तो वेद में क्या है, ऐसे आप लिख सकते हैं RYSA, RYSA, और इसमें उपवेद में लिख सकते हैं आप ADGS। क्या है, ADGS। इससे आपको चारों याद हो जाएंगे। क्या है इनमें, जैसे R है, R से क्या बन जाएगा, R से तो बन जाएगा ऋग्वेद। Y से क्या बन जाएगा, Y से बन जाएगा यजुर्वेद। S से क्या बन जाएगा, S से बन जाएगा सामवेद। A से क्या बन जाएगा, A से बन जाएगा अथर्ववेद। A से क्या बन जाएगा, A से बन जाएगा अथर्ववेद। अब A से इधर उपवेद में आप देखेंगे A से क्या बन जाएगा, A से बनेगा जी आयुर्वेद। A से क्या बन जाएगा, आयुर्वेद। D से क्या बन जाएगा, D से बन जाएगा धनुर्वेद। G से क्या बन जाएगा, G से बन जाएगा गंधर्ववेद। और S से क्या बन जाएगा, S से बन जाएगा आपका शिल्पवेद। क्या बन जाएगा, शिल्पवेद। क्लियर हो गया, क्या बन जाएगा, शिल्पवेद। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो वेद वेद चार हैं, RYSA, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उपवेद क्या है, ये क्रम से ADGS, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद, शिल्पवेद। फिर किसी का भी पूछे, ऋग्वेद का पूछे तो आप बता देंगे आयुर्वेद है, यजुर्वेद का पूछे धनुर्वेद है, सामवेद का पूछे गंधर्वेद है, और अथर्ववेद का पूछे तो क्या है, शिल्पवेद। क्लियर हो गया। सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद, और सबसे नया कौन है, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RBI बैंक का राष्ट्रीय कब हुआ। तो ये थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे। RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण, क्या है यहाँ पे शब्द, RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन है, RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आपके ऑप्शन है 1935 है, 1937, 1949, 1969। बताएंगे कमेंट करके बताएं आप। RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण, नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपका। RBI बैंक, तो RBI बैंक आपने पढ़ा होगा। RBI बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, स्थापना आप सबने पढ़ी है 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में, जो 1934 आपका एक्ट था उसके माध्यम से। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण आपने पढ़ा होगा। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं आपके। अगर आपसे पूछे स्थापना किस वर्ष हुई है, स्थापना हुई है 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949। आपसे पूछे 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई 1969। और 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 15 अप्रैल 1980। क्लियर हो गया। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सरकारी बैंक है, वो कौन है आपका, RBI। क्लियर हुआ। RBI से, RBI का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। लेकिन RBI पहले कहां पे स्थापित हुआ था, 1935 में कोलकाता में। उसके 2 वर्ष बाद इसे कहां स्थानांतरित कर दिया गया, मुंबई में। जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBC का जीवन काल कितना होता है। RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आप पढ़ते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, RBC। तो RBC हमारा जो रक्त का लाल रंग है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो आपको याद रखना है RBC। RBC का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा। और मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में। ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं। लेकिन आपको बताएं RBC का जीवन काल कितना होता है, RBC। तो RBC आप पढ़ते हैं, RBC का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। और WBC का कितना होता है, 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1967 में, 1985 में, 1986 में, 1997 में। आपको बताना है जो सार्क समूह है, सार्क समूह की स्थापना किस वर्ष की गई। सार्क समूह, सार्क आप पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका, सार्क। तो सार्क आपको याद रखना है, सार्क, SAARC।
ये सार्क है। सार्क की फुल फॉर्म क्या बनती है? साउथ एशियन, क्या बनेगी फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन, क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन। फोर क्या है? रीजनल कॉरपोरेशन, फोर क्या है? रीजनल कॉरपोरेशन, क्या यहाँ पर? रीजनल कॉपरेशन। तो आपको याद रखना ये क्या है? ये सार्क की फुल फॉर्म है, कोऑपरेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो सार्क है, सार्क की ये फुल फॉर्म हो गया। स्थापना अगर आपसे पूछा जा रहा है स्थापना, तो स्थापना हम सब जानते हैं, स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। कौन से शहर में हुई? 1985 में हुई थी ढाका में। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय, मुख्यालय आप याद रखें, सार्क मछली काटती नहीं है, काटने से क्या बन जाएगा? काठमांडू। क्या है आपका? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो काठ से क्या बन जाएगा? 8। क्या बन जाएगा? सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश आप याद रखेंगे, सदस्य देश कितने इसमें? 8। सार्क में सदस्य देश कितने आपके? 8। 8 में कौन कौन से, वो आपको एक थोड़ा सा मैपिंग के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। जैसे भारत है, तो भारत के आसपास के जो आपके देश हैं वो सब इसमें आपके शामिल हैं, ठीक है। तो आपको जानना है कौन कौन से सदस्य देश हैं। जैसे एक तो स्वयं कौन हो गया? भारत। भारत के साइड में यहाँ पे एक देश है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मालदीव। फिर यहाँ पे आप पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाकिस्तान। फिर एक यहाँ पे आपका इस तरीके से ये देश है, ये आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। फिर यहाँ पे आपका एक देश है, इसका नाम क्या है? नेपाल। एक यहाँ पर आपका, इसका नाम क्या है? भूटान। एक ये यहाँ पर आपका, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है आपका? बांग्लादेश। और इधर नीचे आपका कौन सा है? इधर आपका श्रीलंका। कौन है आपका? श्रीलंका। तो आप काउंट कर सकते हैं कितने देश हो गए इसमें? तो 8 देश हैं। भारत नंबर 1, नंबर 2 मालदीव, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 अफगानिस्तान, नंबर 5 नेपाल, नंबर 6 भूटान, नंबर 7 बांग्लादेश और नंबर 8 कौन? आपका श्रीलंका। तो कितने सदस्य देश हैं आपके? 8। तो याद हो गया, ये सार्क के बारे में आपको डिटेल मिल गया, ठीक है। तो आपको याद रखना सार्क समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध का मैदान, हल्दी घाटी का युद्ध आपने पढ़ा होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध आप पढ़ते हैं, तो हल्दी घाटी का युद्ध ये 1576 में हुआ, 1576 में। तो मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और जो अकबर का जो सेनापति था, ठीक है, इसका नाम क्या था? मान सिंह। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। इन दोनों के मध्य हुआ आपका ये युद्ध और इसे बोलते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तो आपको याद रखना है हल्दी घाटी का जो युद्ध का मैदान है ये कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे हल्दी घाटी का जो युद्ध का मैदान है वो कहाँ पर? आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान। क्योंकि ये कहाँ के शासक थे? महाराणा प्रताप। मेवाड़, और मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में आपका पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आप बताएं कमेंट करके, आप क्वेश्चन बताएंगे महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? बताएं, सभी कमेंट करके बताएंगे बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम बताएंगे सभी कमेंट करके, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम। तो आपको याद रखेंगे महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। क्या नाम था आपका? कीका। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का है, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का या गुजरात का? बताएंगे सभी कमेंट करके। गरबा, तो गरबा आप याद रखेंगे, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा। तो गरबा किसका? आपका सब जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। गरबा, गैसे गरबा, गैसे क्या बन जाएगा आपका? गुजरात, ठीक है। गुजरात का एक और आपका कौन सा? डांडिया। डांडिया भी कहाँ का है? डांडिया, डांडिया कहाँ का आपका? गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। गरबा कहाँ का आपका? गुजरात का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मामलूक वंश या ममलूक वंश बोल देते हैं, ममलूक वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या आपका शमसुद्दीन? बताएंगे सभी। मामलूक वंश का संस्थापक कौन था? सभी बताएं कमेंट करके। मामलूक वंश का संस्थापक कौन था? सभी बताएंगे जी कमेंट करके, बताएं सभी कमेंट करके। मामलूक वंश, तो मामलूक वंश जो आपका दास वंश है, दास वंश
या आपने पढ़ा हो गुलाम वंश, गुलाम वंश के ही आपके नाम है, दास वंश बोल दे या ममलूक वंश बोल दे। और आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन में ये है नहीं, तो मामलूक वंश, ऑप्शन आपके गलत रखे हुए हैं। तो मामलूक वंश का संस्थापक कौन था, आपने पढ़ा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये शासक आपने पढ़ा है। जो आप पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपने पढ़ा है 1206, कब है आपका 1206 में ममलूक वंश या आप कह सकते हैं दास वंश, दास वंश की स्थापना की थी। और राजधानी आपने पढ़ा था, पहले क्या बनाया था राजधानी, लाहौर को, और उसके बाद में जो आपका एक शासक था इल्तुतमिश, इसने किसको बनाया था राजधानी, दिल्ली को। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, कमेंट करके बताएंगे। मौद्रिक नीति समिति जो रेपो दर, बैंक दर, रिवर्स रेपो दर, SLR, CRR, इनका निर्धारण करती है। तो मौद्रिक नीति समिति, तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 3, 4, 5, 6, बताएंगे, कमेंट करके बताएं सभी। मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति आपने पढ़ा होगा 2016 में ये स्थापित की गई थी। कौन सी कमेटी के सुझाव पर, उर्जित पटेल, कौन सी कमेटी के सुझाव पर, उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव पर ये स्थापित की थी मौद्रिक नीति समिति। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, कुल होते हैं आपके 6 सदस्य, 3 तो होंगे RBI बैंक से और 3 होते हैं भारत सरकार द्वारा नामित। ये कार्य क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ते हैं आप क्या है बैंक दर है, एक क्या है आपकी रेपो दर है, एक क्या है आपकी रिवर्स रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर, और आप पढ़ते हैं जी CRR पढ़ते हैं, CRR, ठीक है, रिवर्स रेपो दर, पहले इसको लिख देते हैं, रिवर्स रेपो दर है। एक क्या है आपका CRR है और एक क्या है आपका SLR है, ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशो और SLR है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इन सभी का जो निर्धारण है वो कौन करती है, मौद्रिक नीति समिति। तो मौद्रिक नीति समिति आपसे पूछा जाए कि वर्ष में कितनी बार आपका मौद्रिक जो आपकी नीति है, मौद्रिक नीति समिति वर्ष में कितनी बार रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो वर्ष में आपको पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 6 बार। सदस्य कितने होते हैं, 6, और कितनी बार आपका 6 बार, क्योंकि कितने माह के अंतराल पर, 2 माह के अंतराल पर आपके मौद्रिक नीति के द्वारा, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है, मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की जाती है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, जो संयुक्त बैठक है आप पढ़ते हैं संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में आपने संयुक्त बैठक का विवरण पढ़ा होगा। तो संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या ये सभी। तो संयुक्त बैठक को बुलाने का या आहूत करने का अधिकार, तो संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है या आहूत कौन करता है, तो बुलाने का अधिकार कौन है आपका, राष्ट्रपति को। और आपसे पूछा अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता, तो अध्यक्षता अगर आपसे पूछा जा रहा है, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, कौन करेगा अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार की गई है, 3 बार, कितनी बार की गई है, 3 बार। एक बार 1961 में दहेज प्रथा कानून के लिए, एक बार 1978 में बैंकिंग सुधार के लिए, और एक बार आपका 2002 में पोटा कानून के लिए। तो याद रखें कितनी बार की गई है, अब तक 3 बार की गई संयुक्त बैठक, 1961, 1978, 2002। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, फीफा किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फुटबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। फीफा, फीफा आप बताएंगे किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फीफा, फीफा किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा क्या है, फीफा, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब है इसकी, 1904। कब है स्थापना, 1904। ज्यादातर फीफा क्या है, फीफा का हेडक्वार्टर आपका पूछा जाता है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो फीफा हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे कहाँ पर है, हेडक्वार्टर ज्यूरिक, कहाँ पर आपका, ज्यूरिक में। और ज्यूरिक कहाँ पर आपका, स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिक कहाँ पर आपका, स्विट्जरलैंड। तो आपको याद रखना है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिक में, और ज्यूरिक कहाँ पर आपका, स्विट्जरलैंड। अभी आपका फीफा कप चल रहा है, फीफा अंतर्राष्ट्रीय कप, तो जो फीफा कप है वो कहाँ पे चल रहा है, कतर, दोहा, दोहा कतर में आपका चल रहा है। क्लियर हो गया आपका। तो किससे संबंधित आपका, फुटबॉल से।
नेक्स्ट है, भारत देश में प्रथम तेल कुआं किस राज्य में खोदा गया था? ये ऑप्शन आपके सामने, गुजरात, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। भारत देश में प्रथम तेल कुआं किस राज्य में खोदा गया था? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। प्रथम तेल कुआं बताएंगे जी सभी। तो भारत में प्रथम तेल कुआं, आपने आंसर पढ़ा होगा, आंसर क्या है आपका? असम। तो असम में प्रथम तेल कुआं खोदा गया था 1867 में। और 1867 में कहां पर? आपका माकूम क्षेत्र। अगर आपसे क्षेत्र पूछा जा रहा है तो कौन सा क्षेत्र आपका? माकूम क्षेत्र। माकूम क्षेत्र में आपका प्रथम तेल कुआं खोदा गया था। कौन से क्षेत्र में? आपका माकूम क्षेत्र में तेल कुआं खोदा गया था। प्रथम तेल कुआं क्लियर हो गया सभी का? 1867 में माकूम क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, 500, 525, 545, 550। जी बताएंगे, कमेंट करेंगे सभी। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में तो आपने पढ़ा होगा, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपने पढ़ा है 525। कितनी थी? 525। क्योंकि हमने बाद में एक संशोधन किया 31वां कब किया? 1974। और इसमें हमने सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके कितनी करी थी हमने? 525 से बढ़ाकर की थी आपकी 545। पढ़ा होगा ना? 525 से बढ़ाकर हमने कितनी की थी? 545। 545 में से भी आप पढ़ते हैं कि जो 545 है, 545 में से 543 क्या होते थे आपके? निर्वाचित। 543 में 543 मतलब 545 में से 543 क्या है? निर्वाचित, जिन्हें हम वोट डाल करके, और दो क्या होते हैं आपके? मनोनीत। दो क्या है? मनोनीत। तो आपने एक संशोधन पढ़ा होगा 104वां संविधान संशोधन, और उसमें जो दो एंग्लो इंडियन को सदस्यों को मनोनीत का आरक्षण था वो समाप्त कर दिया। 543 और क्या है? दो। तो 543 निर्वाचित है और दो क्या है आपके? मनोनीत। मनोनीत कौन करता है? आपका राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया? गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। बताएंगे सभी, कमेंट करके। बोध गया, बोध गया बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपने पढ़ा होगा बोध गया बिहार। जी बताएंगे, कमेंट करके बताएं। तो बोध गया आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध को जहां पर आपका ज्ञान प्राप्त हुआ था वह स्थान क्या कहलाया? वह स्थान कहलाया आपका बोध गया। गौतम बुद्ध से जैसे आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर जो स्थान है, जैसे एक तो पूछा जाता है कि जन्म कहाँ पर हुआ, तो जन्म आप याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पर जन्म हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में आपका जन्म हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे। गौतम बुद्ध, ठीक है। तो जो गौतम बुद्ध का आपका जन्म है, गौतम बुद्ध का जन्म पढ़ा आपने, गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ आपका? लुम्बिनी नेपाल। कहाँ पे हुआ आपका? लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ, लुम्बिनी नेपाल। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मृत्यु आपने पढ़ा होगा कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? देवरिया। और देवरिया कहाँ पड़ता है? देवरिया पड़ता आपका उत्तर प्रदेश। देवरिया कहाँ पड़ता आपका? उत्तर प्रदेश। जन्म पूछे लुम्बिनी नेपाल में, मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर, देवरिया, उत्तर। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? तो प्रथम उपदेश आपने पढ़ा होगा कहाँ पे दिया था? प्रथम उपदेश दिया था आपका सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पर आपका? यूपी। ये बहुत आता है। और आपसे पूछा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपके श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे सर्वाधिक उपदेश? श्रावस्ती। तो ये चार स्थान बड़े महत्वपूर्ण है कि जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी नेपाल में, मृत्यु हुई कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। और आपसे पूछेगा प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए? सारनाथ, वाराणसी में। और आपके सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त का जो स्थान वो क्या है? बोध गया। क्या है? बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता आपका? बिहार में। क्लियर हो गया? तो ये आपके 4-5 स्थान है, इनको तो आप जरूर याद रखेंगे। गौतम बुद्ध आपने पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध की भाषा कौन सी थी आपकी? पाली। जो प्रवचन की भाषा कौन सी थी? पाली। ये भी आप याद रखेंगे, प्रवचन की भाषा कौन सी थी? पाली।
और आपको याद रखना है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से, बौद्ध धम्म संघ। और बौद्ध धर्म किस सम्मेलन के बाद आपका दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में, तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के दौरान। क्लियर हो गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त। ये पुष्य है, पुष्यगुप्त। क्या है आपका? पुष्यगुप्त। तो आपको बताना है कि कौन थे आपके संस्थापक। ठीक है, बताएंगे सभी कौन थे संस्थापक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपने पढ़ा होगा, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा का कुमार, तो कुमार से बन जाएगा कुमारगुप्त। क्या है आपका? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। और एक आप पढ़ते हैं विक्रमशिला। क्या है आपका? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाए थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये किसने करवाए थे? धर्मपाल ने। विक्रमशिला कौन है आपका? धर्मपाल। और नालंदा पूछे तो कौन है? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का शासक कौन है? कुमारगुप्त। नेक्स्ट है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो जो शून्यता का सिद्धांत है वो किसने दिया था? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष? बताएंगे कमेंट करके। शून्यता का सिद्धांत, शून्यता का सिद्धांत आपका किसने दिया था? नागार्जुन। किसने दिया था आपका? नागार्जुन। क्लियर हो गया, किसने दिया है? नागार्जुन। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ पर स्थित हैं? तो जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में चार मठ आपके स्थापित किए। तो उन मठ को हम किस नाम से जानते हैं? बताएंगे आप सभी कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो शंकराचार्य के द्वारा भारत के चारों कोनों में चार मठ आपके स्थापित किए थे। तो वो चारों मठ आपके कौन से हैं? तो आपको याद रखना है पूरब में कौन सा है? पूरब में आपका पुरी। और पुरी कहाँ पर है? पुरी है आपका उड़ीसा में। पूरब में पुरी, पुरी कहाँ पर? आपका उड़ीसा में। क्लियर हो गया। पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में आपका द्वारका। द्वारका कहाँ पर? आपका गुजरात में। द्वारका कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में। उत्तर में कौन सा है? उत्तर में आपका जोशीमठ। कौन सा आपका? जोशीमठ। और जोशीमठ कहाँ पर है? जोशीमठ है आपका उत्तराखंड में। दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में आपका श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ। और श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर? आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो आपको ये चार याद रखने, पूरब में, ठीक है, पुरी उड़ीसा में है, आपको याद रखेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन सी है ये आपका सही है, जोशीमठ, द्वारिका, श्रृंगेरी और पुरी। ये पुरी है आपका। क्लियर हो गया। तो ये आपके चारों कोनों में चार मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है? बताएंगे कमेंट करके। जैव विविधता, जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता बताएंगे सभी कमेंट करके। जैव विविधता में क्या परिवर्तन आपका होगा? जैव विविधता, ठीक है, बताएंगे जैव विविधता में क्या परिवर्तन आपका होगा। तो जैव विविधता में क्या परिवर्तन होगा सभी बताएंगे जी कमेंट करके। क्या परिवर्तन आपका हो सकता है जैव विविधता में? सभी बताएंगे कमेंट करके। जैव विविधता तो एग्जाम्पल फॉर, जैसे आपका ये ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच से खींचे जाने वाली जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं आप? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है, भूमध्य रेखा। अब इसमें क्या है, जब आप भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहने से यहाँ पे क्या है, जो आपका जल वाला क्षेत्र है वो गर्म होकर के यहाँ पे वर्षा करता रहता है। तो वर्षा होने से क्या है, तो यहाँ पे आपका जो आपका नमी है, नमी बहुत ज़्यादा आपकी रहती है वर्षा होने के कारण। और जहाँ पे नमी ज़्यादा रहेगी वहीं पर आपको जैव विविधता अधिक मिलेगी। तो आपको याद रखना है जब आप ध्रुवों से आपका भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जो आपका जैव विविधता है, जैव विविधता में आपका क्या होगा? जैव विविधता में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। तो याद रखना है भूमध्य रेखा की तरफ आपकी बढ़ती है। क्या है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हर्षचरित। क्या है क्वेश्चन? हर्षचरित।
हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमलगुप्त? बताएंगे सभी। हर्षचरित, तो ये राजा हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर है, ये किसने लिखी थी? बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। हर्षचरित नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हर्षचरित के लेखक कौन है आपका? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, मुद्दर राक्षस विशाखदत्त, सौंदर आनंद अश्वघोष? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? बताएंगे सभी। कर्पूर मंजरी। तो कर्पूर मंजरी आपने पढ़ा होगा। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है आपके? राजशेखर। कौन है आपके? राजशेखर। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। क्लियर हो गया? कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है जी? राजशेखर। बाकी आपकी सही सुमेलित हैं सभी। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। आज के मॉक टेस्ट का लास्ट प्रश्न आपके सामने, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन। बताएंगे सभी। मत विलास प्रहसन इतिहास से संबंधित आपकी बुक है, इसके लेखक कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णीय, महाक्षत्रप रुद्रमन है, महेंद्र वर्मन है या पुलिकेशन सेकंड है? बताएंगे सभी, कमेंट करके। मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मत विलास प्रहसन आप सब जानते हैं, इसके राइटर कौन है? महेंद्र वर्मन। कौन आपके? महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है आपका? महेंद्र वर्मन। क्लियर हुआ? तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था। आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहें और जो आगामी आपके मॉक टेस्ट होंगे तो उसमें भी आपको बहुत बेहतर प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।